गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे जाबिर हुसैन के द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद के बारे में। हमने अपनी पिछली क्लास में देखा कि सालिम अली ने किस तरह से अपना जीवन पक्षियों के लिए समर्पित किया। मैंने पाठ की समरी आपको बताई और थोड़ा बहुत उनकी मृत्यु के समय का चित्रण भी मैंने आप लोगों के समक्ष किया। अब आप आगे देखिए। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और कब दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आज भी वृंदावन जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को देखकर, वहाँ की नदियों को देखकर, वहाँ की वाटिकाओं को देखकर वहाँ पर आज भी हमें श्री कृष्ण की बांसुरी और उनकी लीलाएं याद आती। यमुना का सांवला पानी हमें श्री कृष्ण की याद दिलाता है। आज भी ऐसा माना जाता है कि वृंदावन कभी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। ऐसे ही मिथकों की दुनिया में, मिथक मैंने बताया था पुरा कथाओं का नवीन तत्व दर्शन, मतलब प्राचीन कथाएं होती हैं उनको नए तरीके से देखने का एक नज़रिया। कि मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र। अब यहाँ पर सालिम अली के अंडरलाइन करना ही पूरा पैराग्राफ। सालिम अली का शारीरिक व्यक्तित्व बताया है। दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, एक तो शारीरिक व्यक्तित्व और एक चारित्रिक व्यक्तित्व। शारीरिक में फिजिकल स्ट्रक्चर बताया जाता है और चारित्रिक में चारित्रिक गुण बताए जाते हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है। तो देखिए, पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र की शती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे, मतलब कमज़ोर शरीर के थे, 100 वर्ष की उम्र तक पहुंच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, मतलब उनके कैंसर की बीमारी हुई थी जिससे उनकी मृत्यु हुई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। हिफाजत यानी रक्षा। यहाँ पर क्या बता रहा है, देखो कि कैसे बीमारी आई, कैसे भी शरीर हुआ, कितनी भी यात्राओं की थकान रही, परंतु उनकी आंखों में जो रोशनी थी पक्षियों का जीवन देखने की, पक्षियों का जीवन दर्शन देखने की या पक्षियों की रक्षा करने का जो भाव था उसको कभी नष्ट नहीं कर सके। वो रोशनी कभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि उनकी रोशनी पूरी तरह से पक्षियों के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी हुई दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी, मतलब उन्होंने कभी अपने गले में जो दूरबीन डाल रखी थी आंखों से उस दूरबीन को हटाया भी नहीं। उन जैसा बर्ड वाचर यानी पक्षी विशेषज्ञ जो पक्षियों के बारे में अच्छे प्रकार से सारी बातें जानता है उसे कहा जाता है बर्ड वाचर। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता। मतलब प्रकृति उनकी नज़रों से अनछुई नहीं थी, वो प्रकृति के हर रहस्य से अपनी दृष्टि से पर्दा उठा दिया करते थे, प्रकृति को अपने घेरे में बांध लिया करते थे। सालिम अली उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। मतलब प्रकृति लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन ये प्रकृति को क्या करते थे, आकर्षित होते थे तो उसके रहस्य को उद्घाटित कर देते थे और मानो ऐसा लगता था कि प्रकृति इनके प्रभाव में आ गई। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी हुई थी।
ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था, क्योंकि उन्होंने मनुष्य की नज़र से उपयोगितावाद के दृष्टिकोण से कभी प्रकृति को नहीं देखा, इसलिए ये दुनिया उनके लिए रहस्यों से भरी हुई थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी मतलब इनकी पत्नी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। सहपाठी यानी क्लासमेट, मित्र। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन के ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को, अंडरलाइन करना ये भी प्रश्न बनेगा, केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। उस समय चौधरी चरण सिंह क्या थे? प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। क्यों? क्योंकि केरल के साइलेंट वैली की तरफ अगर रेगिस्तानी हवा जाएगी तो वहाँ की प्रकृति का विनाश हो जाएगा, चारों तरफ रेगिस्तान व्याप्त हो जाएगा, बारिश खत्म हो जाएगी, वनस्पति नष्ट हो जाएगी। तो इस खतरे को भांप करके चौधरी चरण सिंह की आंखें नम हो गई। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी चरण सिंह भी नहीं है। कौन बचा है जो अब उस सोंधी मिट्टी पर यानी खुशबूदार मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? अगला पैराग्राफ भी अंडरलाइन करने का है। यहाँ पर उनकी पुस्तकों के बारे में बताया गया है कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, अंग्रेजी भाषा की शब्दावली का प्रयोग है, देखो, मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। D.H. लॉरेंस भी पक्षी वैज्ञानिक थे, ध्यान रखना, पक्षी विशेषज्ञ थे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। क्यों? क्योंकि अपनी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से ज़्यादा समय उन्होंने पक्षियों के साथ व्यतीत किया, इसलिए उसने क्या कहा कि मुझसे ज़्यादा तो मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में जानती है। लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था कि मुमकिन है लॉरेंस आज भी मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। ये कौन कह रही है? उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, यानी शब्दों में प्रकट करना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। अब देखिए आगे का पैराग्राफ भी महत्वपूर्ण है, जिसमें सालिम अली का व्यक्तित्व पक्षियों की तरफ क्यों बढ़ा या पक्षियों के प्रति वो समर्पित क्यों हुए, उस घटना का उल्लेख किया गया है कि ये जो आजकल प्राणियों के स्ट्रक्चर है वो बड़े जटिल हैं। उसके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। क्यों बने रहेंगे? क्योंकि सालिम अली कैसे उन जटिल प्राणियों की संरचना को जानते थे, उनके भावों को जानते थे, उनके विचारों को जानते थे, यह आज तक वो लोग भी नहीं समझ पाए। बचपन जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ की वो गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अंडरलाइन करना, नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बनने का मतलब है प्रकृति के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर देना या प्रकृति के आधार पर अपने जीवन को बना लेना। जैसे लॉरेंस ने प्रकृति के आधार पर अपना जीवन जिया, प्रकृति के बीच अपना जीवन जिया, प्रकृति को अपना जीवन समर्पित किया। उसी तरह सालिम अली ने भी क्या किया? उस प्रकृति को ही अपना जीवन मान लिया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। टापू क्या होता है? बहुत सीमित मात्रा में होता है, छोटा सा क्षेत्र होता है, जबकि सागर क्या होता है? विशाल क्षेत्र को धारण करने वाला होता है या विशालता को धारण करने वाला होता है। टापू का आसानी से खोज की जा सकती है, परंतु सागर की गहराई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उसी प्रकार सालिम अली भी टापू न बन करके एक सागर बन करके उभरे थे, उनके गहराई का कोई अनुमान नहीं
लगा सकता। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से, यायावरी घुमक्कड़ प्रकृति का, घूमने वाला, यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। ऐसा किसको लगता है? जाबिर हुसैन को। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं और मन में एक प्रश्न है कि सालिम अली तुम लौटोगे ना। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि जाबिर हुसैन आज भी सालिम अली जैसे व्यक्तित्व के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसने अपने जीवन को पक्षियों के लिए समर्पित कर दिया था, पक्षियों की सुरक्षा के लिए जिसने अपना जीवन समर्पित कर दिया था, प्रकृति के बहुत सारे रहस्यों से जिसने पर्दा उठा दिया था। धन्यवाद।